हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो शेड्यूल से संबंधित है। आज हम बताने वाले हैं अधिगम और अर्जन के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 100% यहाँ सीटेट की तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग इधर उधर भटके नहीं, एक जगह आप लोग एकाग्र होकर के आप लोग देखने की कोशिश करें। आज हम आपको अधिगम अर्जन से जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं आपको हम फिक्स कराते हैं। तो चलिए बात करते हैं अधिगम अर्जन के बारे में, जिसको कहते हैं लर्निंग एंड इक्वेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं लर्निंग एंड इक्वेशन यानी अधिगम और अर्जन। शिक्षण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक सदैव कुछ न कुछ सीखता रहता है। यह सीखना 2 प्रकार के होता है। चलिए हम देखते हैं क्या है 2 प्रकार के। तो पहला में है वह शिक्षा जिसे बालक अपने आसपास के वातावरण से अनुकरण के द्वारा अथवा स्वयं के अनुभव के आधार पर सीखता है, उसे प्रथम शिक्षा कहते हैं। दूसरा है वह शिक्षा जिसे बालक एक निश्चित स्थान, विद्यालय, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय, विषय विशेषज्ञ के माध्यम से सीखता है, उसे दूसरी शिक्षा कहते हैं। अब पहला में दिया गया है कि वह शिक्षा जिसे बालक अपने आसपास के वातावरण से अनुकरण के द्वारा अथवा स्वयं के अनुभव के आधार पर सीखता है, उसे प्रथम शिक्षा कहते हैं। तो प्रथम शिक्षा कहाँ मिलता है? आपके आस पड़ोस घर में मिलता है। जो समाज में जो बोलता है उसको अनुकरण करता है बच्चा, उसी के माध्यम से सीखता है। इसके बाद दूसरा में है कि वह शिक्षा जिसे बालक एक निश्चित स्थान पे, यानी निश्चित स्थान किसको? विद्यालय, यानी 4 दीवारी के अंदर में निश्चित पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे सिलेबस होता है, उस निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत उसको पढ़ना है। निश्चित समय होता है कि इतना समय तक, इतना समय से इतना समय तक पढ़ना है। यानी विषय विशेषज्ञ के माध्यम से, यानी किसी शिक्षक के माध्यम से या विषय विशेषज्ञ के माध्यम से सीखता है, उसे दूसरी शिक्षा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अर्जन। अर्जन के बारे में, यानी अर्जन का मतलब क्या होता है? यानी इक्वेशन। प्रथम प्रकार की शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। देखिए एक बात आपको ज़रूर याद रखेंगे कि अर्जन में पूछा जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। तो घर का जो शिक्षा होता है उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं और जो विद्यालय में दिया जाता है उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अर्जन यानी इक्वेशन, इसके बारे में देखेंगे। प्रथम प्रकार की शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसमें बालक अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार बिना किसी बंधन के स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न अनुभव प्राप्त करते हुए विकसित होता है। इसे अनियमित यानी अर्जन शिक्षा भी कहते हैं। अनियमित या अर्जन शिक्षा भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ आप नोट में देख लेंगे। बहुत मेहनत से वीडियो तैयार किया जा रहा है और इकट्ठा क्वेश्चंस आप लोग के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, उसी से रिलेटेड एक निचोड़ हम आप लोग को दे रहे हैं। आपको किताब, बहुत सारी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आप जो बताया जा रहा है इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको 100% एकदम सीटेट कोई पास होने से तो रोक ही नहीं सकता है। और आप जहाँ तक आप 120 प्लस लाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। तो चलिए हम बताते हैं नोट में क्या कहता है। अर्जन ना, अर्जन, अनौपचारिक, अनियमित, अवधिक, अचेतन, ये सब प्रथम प्रकार के शिक्षा हैं। इसे अर्जन द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए अब मान के चलिए कि अर्जन तो हम बता दिए, लेकिन अर्जन के जगह पर अब अगर आपको अनियमित पूछ दिया जाए या अवधिक पूछ देगा ऑप्शन में, तो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो आप गड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि अर्जन, अनौपचारिक, अनियमित और अवधिक या अचेतन, ये सब प्रथम प्रकार के शिक्षा है। इसे अर्जन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये सब एक ही है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अधिगम में देखते हैं, यानी लर्निंग। लर्निंग में क्या कह रहा है? यहाँ पर देखेंगे अधिगम दूसरी प्रकार की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो विद्यालय में दिया जाता है शिक्षा उसको क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। दूसरी प्रकार की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा एक निश्चित वातावरण में बंधन मुक्त शिक्षा होती है। इसे योजनाबद्ध शिक्षा, नियमित शिक्षा, सचेत शिक्षा, सावधिक शिक्षा कहते हैं।
यह शिक्षा उद्देश्य पूर्ण होती है, इसे अधिगम कहते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। आप नोट में भी बताया गया है हम कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो अनौपचारिक शिक्षा, नियमित शिक्षा, ये सब एक ही चीज़ है। औपचारिक शिक्षा, नियमित शिक्षा, योजनाबद्ध शिक्षा, सावधिक शिक्षा, बंधन मुक्त शिक्षा, सचेत शिक्षा, ये सब द्वितीयक प्रकार के शिक्षा है। इसे अधिगम द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये सब आप एक ही हैं, ये ऑप्शन में पूछा जाएगा इधर उधर से, तो आप लोग गड़बड़ाएंगे नहीं, अच्छी तरह से आप सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं अधिगम और अर्जन में अंतर, यानी अर्जन एवं अधिगम में अंतर। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, घर पास पड़ोस समाज में वो क्या करता है, अर्जन करने का काम करता है। जब बच्चा अर्जन कर लेता है, इसके बाद स्कूल में अधिगम करने के लिए जाता है, यानी अर्जन एवं अधिगम। तो आप यहाँ पर देखेंगे अर्जन और अधिगम ना, इक्वेशन एंड लर्निंग, यानी इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या क्या इसमें अंतर है। अर्जन क्या होता है, लक्ष्य प्रधान होता है, यह उद्देश्य प्रधान होता है। अर्जन जो होता है वो लक्ष्य प्रधान होता है, अधिगम जो होता है उद्देश्य प्रधान होता है। अर्जन जीवन पर्यंत, अर्जन की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता है। जैसे अर्जन हर जगह होता है ना, अर्जन यानी हर जगह होता है। जिस कार्य करेंगे, जो कार्य आप करेंगे, जो उनसे कार्य करेंगे, उसमें भी आपको अर्जन है, ठीक है। जो जहाँ बोल रहा है, जहाँ समाज में है या जो क्रिया कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ सीखने के ही काम होता है ना। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है अर्जन। इसके बाद निश्चित अवधि, यह जो है अधिगम जो होता है एक निश्चित अवधि के लिए होता है। यह विद्यालय में होता है, यह चारदीवारी के अंदर होता है। यहाँ पर देखेंगे अनियमित एवं व्यापक वातावरण, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा, यानी अनियोजित, यानी योजना नहीं होता है इसमें कोई सिखाने का योजना नहीं बनाई जाती है, जहाँ मन वहाँ सीखने के लिए मिलेगा। इसके बाद इसमें है नियंत्रित वातावरण, शिक्षक प्रधान शिक्षा, सुनियोजित, यानी योजना बनाना। जो अधिगम जो होता है कि सुनियोजित शिक्षा है, इसको योजना बनाते हैं। जब तक योजना नहीं बनाएंगे तब तक आप अधिगम नहीं कर पाएंगे। यह नियंत्रित वातावरण में होता है, शिक्षक प्रधान शिक्षा, सुनियोजित, योजना बनाना, यानी योजना के माध्यम से होता है। यह निश्चित अवधि नियंत्रित वातावरण में होता है। एक चारदीवारी के अंतर्गत एक नियंत्रित वातावरण में एक रूम में होता है। शिक्षक प्रधान शिक्षा है, सुनियोजित, योजना बनाना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यह यंत्र की सहायता नहीं लेता है। अर्जन में यह यंत्र की सहायता नहीं लेता, अर्जन में कोई यंत्र की सहायता नहीं लिया जाता है। अधिगम में यह यंत्र की सहायता लिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे यह अस्थाई होता है, यह अस्थाई होता है। अर्जन जो होता है वह अस्थाई होता है, अधिगम जो होता है वह अस्थाई होता है। अब मान के चलिए कि अर्जन जो होता है, अर्जन के माध्यम से जब आप किसी तरह से दिमाग में एक बार बैठ जाता है तो वह जल्दी निकलता नहीं है। अधिगम क्या है, जैसे किसी शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, आज पढ़ते हैं, 1 महीना 2 महीना या 10 दिन के बाद वो चीज़ को भूल जाता है, फिर से उसको पढ़ने पड़ता है। तो अधिगम में इस तरह से यह अस्थाई है और अर्जन जो है अस्थाई होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर बालक का सर्वांगीण विकास तो होता है, परंतु प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अर्जन में क्या होता है, बालक का तो सर्वांगीण विकास अर्जन में होता ही है, लेकिन यह परंतु प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्जन में आपको सर्वांगीण विकास होगा, मगर प्रत्येक लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते। और अधिगम क्या है, जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आप जो जीवन के जो लक्ष्य आप बना लेंगे, वह प्रत्येक लक्ष्य को आप अधिगम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नोट में दिया हुआ है अधिगम और अर्जन में मुख्य अंतर सीखने के वातावरण का होता है। इसके बाद देखेंगे कुछ सहायक सामग्री है इसके बारे में। सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स। इसके बाद यहाँ पर क्या क्या सहायक सामग्री होते हैं, शिक्षण में सहायक सामग्री या सीखने में सहायक सामग्री। शिक्षण का मतलब होता है शिक्षण या सीखना, सहायक के मतलब होता है सहायता करने वाली, और सामग्री माने वस्तुएं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना,
ये सब जो है आपका बिल्कुल एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके बताया जा रहा है। इससे और क्या आसान हो सकता है। इसलिए अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, क्योंकि हमने नोट्स को बहुत मेहनत से बनाए हैं और आप लोग के सामने इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा करके और बेहतरीन तरीके से हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप घबराएं नहीं, अगर मेरे चैनल पर आ गए हैं तो आपको 100% सीटेट क्लियर होगा और बिल्कुल 120 प्लस करके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर करें, अर्थात वे वस्तुएं जो सीखने में हमारी सहायता करती है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं ना। शिक्षक सहायक सामग्री क्या होता है, अर्थात वे वस्तुएं जो सीखने में हमारी सहायता करता है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अब परिभाषा दो तरह से हम दे सकते हैं आपको इसको। देखिए परिभाषा 1 में दिया हुआ है, वह सहायक सामग्री जो बालक को सीखने में सहायता करती है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। वह सहायक सामग्री जो बालक को सीखने में सहायता करती है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे परिभाषा 2 में ना, वह सहायक सामग्री जिसका प्रयोग करके अध्यापक कक्षा शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाता है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे किसके माध्यम से रोचक बनाते हैं, तो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या करते हैं, शिक्षक जो है सो इन सभी सहायक सामग्री से आपको शिक्षण कार्यक्रम को रोचक बनाने का काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। क्या है शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। इसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे विषय को सरल एवं रोचक बनाता है ना। शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व में विषय को सरल एवं रोचक बनाता है, पहला में। दूसरा देख सकते हैं बालक की इंद्रियां सक्रिय रहती है। तीसरा बालक को अभिप्रेरणा प्रदान करता है। इसके बाद चौथा है हिंदी विषय में नवीन तकनीक का प्रयोग सुनिश्चित करती है तथा समय व शक्ति की बचत होती है। पांचवा में देखेंगे रटने की आदत से मुक्ति मिलती है। छठा में है शिक्षण में विविधता लाना। इसके बाद है सातवां में शिक्षण सूत्रों के अनुकूल होती है। इसके बाद आठवां में है शिक्षक के लिए पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। नौवां में है छात्रों की सीखने की गति बढ़ जाती है। इसके बाद 10वां में आप देखेंगे यहाँ पर अमूर्त संकल्पनाओं को समझाना। इसके बाद है भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पर देखेंगे भाषा अर्जन में बच्चों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब भाषा अर्जन करते हैं तो जब अर्जन करते हैं बच्चे तो उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसके बाद है भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा होता है, अर्थात मातृभाषा अर्जित की जाती है न कि सीखी जाती है। इसके बाद है भाषा अर्जन व्यवहारिक पद्धति है तथा इसमें अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। इसके बाद आगे है भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व समाज का होता है। इसके बाद है इसमें किसी अन्य भाषा का व्याघात यानी रोल नहीं होता है। इसके बाद भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। इसके बाद है इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में किसी प्रकार की व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। हमने अभी बताया कि यह विद्यालय आधारित होता है, विद्यालय पर दिया जाता है ना। अब अर्जन अनौपचारिक होता है, याद रखेंगे उसको, क्योंकि ऑप्शन में पूछ दिया जाता है औपचारिक अनौपचारिक ना, प्राथमिक शिक्षा है या द्वितीयक शिक्षा है, आप लोग घबरा जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे इसको। भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा सीखी जाती है। भाषा अधिगम के द्वारा ही मानक भाषा सीखी जाती है। मानक भाषा कैसे सीखते हैं? अधिगम के द्वारा। अधिगम कहाँ होती है? विद्यालय में। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। इसके बाद है भाषा के नियम सीखे जाते हैं। इसके बाद भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है।
इसके बाद है व्याकरण की आवश्यकता होती है। आपको जब अधिगम करेंगे, अर्जन में कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि भाषा से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वाइगोस्की साहब कहते हैं कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। आपको जिस ऑप्शन में वाइगोस्की दिखे और समाज दिखे, आपको 100% आंसर सही होगा। आप लोग सही लगाएंगे इसको, क्योंकि वाइगोस्की समाज से ही अधिकतर रिलेटेड होता है। तो वाइगोस्की बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। पियाजे महोदय कहते हैं भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। चमोस्की कहते हैं आपको पियाजे में अंतःक्रिया देखने को मिलेंगे। चमोस्की कहते हैं बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। इसके बाद पॉवलोव कहते हैं, पॉवलोव और स्किनर कहते हैं कि नकल व रटने पर भाषा की क्षमता प्राप्त होती है ना। पॉवलोव और स्किनर कहते हैं नकल व रटने पर भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। आगे देखेंगे क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु आपको डायरेक्ट एवं ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, आप आसानी से करके आएंगे। चलिए इसको देखिएगा, आप लोग इस वीडियो को गहराई रूप से देखने की कोशिश करें, नहीं तो फिर पछताएंगे। चलिए आगे देखें क्या है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर पाए। इसके बाद दूसरा है, अगला पॉइंट है, मानक भाषा अथवा द्वितीयक भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेंगे। चलिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होना चाहिए। इसके बाद है, स्कूल आने से पूर्व बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग जानते हैं, जिसको अपनी भाषा से पूर्ण रूप से लैस होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। इसके बाद आगे है गृह कार्य, होमवर्क के बारे में अगर पूछा जाएगा तो बच्चे के सीखने को विस्तार देता है। चलिए आगे है, कक्षा में बच्चे के मातृभाषा को सदैव सम्मान देना चाहिए। कक्षा में बच्चों के मातृभाषा को सदैव क्या देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। आगे है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही अपनी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, यानी युक्त होते हैं। लैस का मतलब युक्त होता है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व अपनी भाषाई पूंजी से लैस यानी युक्त होते हैं। इसके बाद आगे है, प्राथमिक स्तर के बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। यह भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। इसके बाद है, कक्षा में भाषा की विविधता संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो गाइज आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक अधिक से अधिक करें, और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको इस वीडियो कैसा लगा। इसके बाद हम आपको दूसरे वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तो आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।